सेमेस्टर थर्ड, पारस्परिक या प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। इसमें जो पहली अवधारणा हमें मिलती है वो है जे.एस. मिल का कॉन्सेप्ट, जे.एस. मिल की अवधारणा। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि जे.एस. मिल के अनुसार प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत क्या है और विदेशी व्यापार में इसका क्या महत्व है। प्रोफेसर मिल के अनुसार दो देशों में विनिमय की वस्तु विनिमय की व्यापार शर्तों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय मांग के समीकरण के द्वारा होती है। मतलब प्रोफेसर मिल ने कहा है दोनों देशों में वस्तु विनिमय तथा वस्तु विनिमय दर की व्यापार शर्तों का निर्धारण, वस्तु विनिमय दर की व्यापार की शर्तों का निर्धारण अंतर्राष्ट्रीय मांग के आधार पर, उसका समीकरण क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मांग की मात्रा कितनी है उसके ऊपर निर्भर करती है। यहाँ इक्वेशन ऑफ इंटरनेशनल डिमांड मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी है, मांग कितना है, और उसी मांग के आधार पर ही विनिमय की दर का निर्धारण होता है। लेन देन का दर क्या होगा, व्यापार में आयात निर्यात की दर क्या होगी, उसका निर्धारण होता है। और इस मांग को ही हम, इस आपसी मांग को ही हम प्रतिपूरक मांग या पारस्परिक मांग के नाम से भी जानते हैं। इसे पारस्परिक मांग या प्रतिपूरक मांग भी कहा जाता है। मिल ने परिभाषा दी है। मिल के अनुसार उनका कथन है जैसे दो देशों के बीच व्यापार की विनिमय दर केवल लागत अथवा पूर्ति के दशाओं पर ही निर्भर नहीं करती है। अर्थात पूर्ति कितनी है, उत्पादन कितना हो रहा है, उसके ऊपर व्यापार निर्भर नहीं करता है, बल्कि उस वस्तु के लिए विदेशों में मांग कितनी है उसके ऊपर भी व्यापार निर्भर करता है। और ज़्यादातर मांग के ऊपर ही व्यापार निर्भर करता है। जैसे अगर आयात किसी देश में हो रहा है तो उस आयात की मांग कितनी है उसी के आधार पर जो विदेशी निर्यातक हैं जो यहाँ निर्यात कर रहे हैं और वो देश आयात कर रहा है तो निर्यातक देश की लाभ कितनी होगी वो मांग के आधार पर निर्भर करती है। इसी तरीके से ये देश, जो देश निर्यात कर रहा है उसके निर्यात की मांग विदेशों में कितनी है उसके आधार पर निर्यातक देश की लाभ की मात्रा जो है वो निर्भर होती है। मतलब द एक्सपोर्टर कंट्री जो है उसको लाभ कितना होगा वो निर्भर करता है कि उसके चीज़ों की मांग विदेशों में कितनी है। अगर मांग ज़्यादा होगी तो एक्सपोर्ट करने वाले देश को, निर्यात करने वाले देशों को स्वाभाविक रूप से डेफिनेटली उसका लाभ ज़्यादा मिलेगा। तो ये प्रतिपूरक मांग है जो किसी भी व्यापार का पहला ज़रूरत है। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रोफेसर मिल ने एक्चुअली क्या बताया है कि दोनों देशों में तुलनात्मक जो लाभ में अंतर है और लागत में अंतर है वो श्रम की जो कॉस्ट है, श्रम की जो लागत है उस पर निर्भर करती है। अर्थात श्रम अगर ज़्यादा शक्तिशाली होगा या ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और उसका उत्पादन ज़्यादा होगा, इसका अर्थ है कि श्रम की लागत कम है। और श्रम लागत जिसमें कम होती है उसका व्यापार करके, लेबर कॉस्ट जिसका कम होता है उसका व्यापार करके लाभ ज़्यादा प्राप्त किया जा सकता है। तो अब हम देखते हैं अनमोल मिल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अथवा पारस्परिक मांग के सिद्धांत की मान्यताएं। मान्यता ये है, पहली मान्यता इसमें हम देखेंगे, इसमें दो देश एवं दो वस्तु के मॉडल की मान्यता है। ये एक सिंपल साधारण सिद्धांत है जिसमें दो देश की मान्यता रखी गई है और दो वस्तु के आधार पर सिद्धांत को स्पष्ट किया गया है। इसकी दूसरी मान्यता है वस्तुओं के उत्पादन के प्रतिफल का। वस्तु, इसमें ये मान लिया गया है, ये मान्यता एजम्पशन रखा गया है कि वस्तुओं का उत्पादन स्थिर प्रतिफलों के अंतर्गत होता है। द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक प्लेस अंडर कॉन्स्टेंट रिटर्न्स ऑफ स्केल। स्थिर प्रतिफल, कॉन्स्टेंट रिटर्न्स के आधार पर उत्पादन हो रहा है, मतलब स्थिर प्रतिफलों की प्राप्ति हो रही है। इसका मतलब तकनीकी प्रगति या टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन कुछ भी नहीं हो रहा है, उत्पादन
में किसी प्रकार की तकनीकी प्रगति या उत्पादन में वृद्धि का विचार नहीं रखा गया है। तीसरा इसका एजम्पशन या मान्यता है, इसमें कोई परिवहन लागत को नहीं जगह दिया गया है या परिवहन लागत को स्थिर मान लिया गया है। इसमें परिवहन लागत नहीं रखा गया है इस सिद्धांत में, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के एब्सेंस को एज्यूम किया गया है, मान लिया गया है। चौथी मान्यता, इसमें दोनों ये मान लिया गया है कि दोनों देशों में व्यापार जो होता है वो स्वतंत्र होता है। फ्री ट्रेड टेक्स प्लेस बिटवीन बोथ द कंट्रीज, दोनों देशों के बीच स्वतंत्र व्यापार पाया जाता है। पांचवी मान्यता इस सिद्धांत की है कि दोनों देशों में पूर्ण प्रतियोगिता, दोनों देशों के बाजार में, अर्थव्यवस्था में, मार्केट एंड इकोनॉमी में परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। इसकी नेक्स्ट मान्यता है व्यापार संबंध तुलनात्मक लागत नियम से निर्धारित होते हैं। मतलब व्यापार का जो संबंध है, व्यापार में जो लेन देन है, जो विनिमय है, जो एक्सचेंज है, दैट डिपेंड्स ऑन, वो निर्भर करता है तुलनात्मक लागत, कंपैरेटिव कॉस्ट के नियम के आधार पर। मतलब तुलनात्मक लागत के आधार पर व्यापार में लाभ और उसकी मांग अलग अलग होती है और उसमें लाभ का निर्धारण भी उसी आधार पर होता है। अब हम देखते हैं उन्होंने कैसे इस सिद्धांत को बताया है। जेम्स मिल ने एक तालिका के द्वारा इस सिद्धांत को बताया है। इस तालिका में हम देखेंगे कि यहाँ लेबर कॉस्ट या श्रम लागत दिया गया है, दोनों में सेम लेबर कॉस्ट लिया गया है, 365 श्रम दिन लेबर डेज एंड 365 श्रम दिन लेबर डेज। दो देश लिए गए हैं, पुर्तगाल, इंग्लैंड। दो वस्तुओं का उत्पादन लिया गया है, शराब, वाइन एंड कपड़ा, टेक्सटाइल। यहाँ पुर्तगाल अगर शराब और कपड़ा दोनों का उत्पादन करता है तो वो 200 इकाई 200 यूनिट्स ऑफ वाइन या 200 इकाई शराब का उत्पादन करेगा, और अगर वो कपड़े का उत्पादन करता है तो उतने ही श्रम लागत में 150 इकाई कपड़े का 150 यूनिट्स टेक्सटाइल का प्रोडक्शन वो करता है, उत्पादन वो करता है। और अगर इंग्लैंड का हम देखते हैं तो इंग्लैंड 365 दिनों में अगर उत्पादन करता है तो शराब की क्वांटिटी उसकी उत्पादन की होती है 100 यूनिट्स, 100 इकाई शराब का उत्पादन करता है। और उसी जगह पर अगर कपड़े का उत्पादन करता है तो उसके उत्पादन में 120 इकाई का उत्पादन होता है, मतलब वो कपड़े के उत्पादन में ज़्यादा एफिशिएंट है। हम यहाँ पे देख सकते हैं, इसे समराइज़ करके लिखा गया है, जैसे दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, दो देश उत्पादन कर रहे हैं। हम इस तालिका से ये स्पष्ट कर सकते हैं, स्पष्ट ही देख पा रहे हैं, शेड्यूल में ये स्पष्ट है। दो देश में उत्पादन हो रहा है, दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। और उत्पादन में पुर्तगाल का अगर हम देखते हैं तो पुर्तगाल दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में ज़्यादा एफिशिएंट है, वो दोनों ही वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा मात्रा में कर सकता है, परंतु उसे शराब के उत्पादन में ज़्यादा एफिशिएंसी प्राप्त है, ज़्यादा दक्षता प्राप्त है। जबकि इंग्लैंड को दोनों ही वस्तुओं के उत्पादन में निरपेक्ष हानि है, उसे उतना लाभ नहीं है, परंतु वो तुलनात्मक रूप से 120 इकाई कपड़ा या कपड़े के उत्पादन में ज़्यादा एफिशिएंट है। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि प्रतिपूरक मांग, जो लेन देन की जो दर है, वो इन दोनों के बीच निर्भर करती है। अब तालिका से हम देखेंगे, तालिका से ये स्पष्ट है कि इट इज़ क्लियर फ्रॉम शेड्यूल 1, जैसे पुर्तगाल को शराब तथा कपड़ा दोनों के उत्पादन में निरपेक्ष लाभ है, दोनों को एब्सोल्यूट एडवांटेज है, परंतु सापेक्ष रूप से उसे शराब के उत्पादन में ज़्यादा लाभ है। क्योंकि अगर हम देखते हैं ये तो 200/100 150/120 200/100 150/120 ये शराब का उत्पादन का रेशियो है, तो तुलना है और अनुपात है, और ये 150/120 कपड़े के उत्पादन का रेशियो या अनुपात है। तो ये डेफिनेटली ज़्यादा है और ये कम है, मतलब इस शराब के उत्पादन में पुर्तगाल को अधिक लाभ है, हम ये स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं इंग्लैंड के क्षेत्र में क्या होता है। इंग्लैंड में अगर वस्तुओं के उत्पादन को देखा जाता है तो उसे शराब के उत्पादन में उतना लाभ 100/200 है और कपड़े के उत्पादन में 120/150 है, ये ज़्यादा है और ये कम है, मतलब शराब के उत्पादन में उसे लाभ कम है इंग्लैंड को, और कपड़े के प्रोडक्शन में उसका एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा है, उसके लाभ काफ़ी ज़्यादा है। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि शराब के उत्पादन में पुर्तगाल को अधिक सापेक्षिक लाभ है,
और वो अधिक दक्ष है इंग्लैंड की तुलना में, जबकि इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में अधिक कुशल है वो एज़ कम्पेयर टू पुर्तगाल। तो वो पुर्तगाल के तुलना में ज़्यादा कुशल है कपड़े के उत्पादन में, और इंग्लैंड की ये कपड़े के उत्पादन में दक्षता है और शराब उत्पादन में पुर्तगाल की दक्षता है। अब जब व्यापार होगा तो पुर्तगाल, चूँकि वो शराब में ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा दक्ष है, तो शराब का उत्पादन करेगा और पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगा, और इंग्लैंड कपड़े के उत्पादन में कंप्लीट स्पेशलाइजेशन करेगा, पूर्ण विशिष्टीकरण करेगा। और विशिष्टीकरण होने के बाद विनिमय अनुपात होगा, विनिमय एक दूसरे के बीच होगा, तो विनिमय अनुपात होगा। जेएस मिल ने 2 सीमाओं की बात कही है। पुर्तगाल 200 इकाई शराब के बदले या तो 150 इकाई का कपड़ा प्राप्त कर सकता है अपने देश में, और अगर वो विदेश से प्राप्त करेगा तो वो विदेश से भी प्राप्त कर सकता है। तो विनिमय दर होगी उसकी न्यूनतम सीमा 200 इकाई शराब के बदले 150 इकाई कपड़ा, इससे कम कपड़ा का वो प्राप्ति नहीं करेगा, इससे कम कपड़ा वो लेना नहीं चाहेगा। मतलब 1 इकाई शराब 200 इकाई, 150 इकाई 1 इकाई होगी, तो 150/200 0.75 इकाई कपड़ा होगा। इसके बाद इंग्लैंड के केस में अगर हम देखते हैं तो इंग्लैंड 120 इकाई कपड़े के बदले में 100 इकाई शराब प्राप्त करेगा, और उसकी उच्च सीमा 100 इकाई शराब है जो वो अपने देश से प्राप्त कर सकता है। या फिर अगर वो पुर्तगाल से प्राप्त करेगा तो वो 200 इकाई शराब प्राप्त कर सकता है। मतलब उसके लेन देन की 2 सीमा होगी, एक तो 100 इकाई, एक 200 इकाई। तब हम देखते हैं पहले वो जो अपने देश में प्राप्त करता है 100 इकाई, ये अपने देश से प्राप्त करेगा 100 इकाई शराब के बदले 120 इकाई कपड़ा। अब व्यापार होने पर 200 इकाई, यहाँ पे इसको 200 करते हैं क्योंकि ये 200 इकाई विदेशों से प्राप्त कर सकता है। 200 इकाई शराब इक्वल टू 240 इकाई, ये 100 इंटू 2 200, 120 इंटू 2 240 इकाई कपड़ा का उत्पादन करेगा। अतः संभावित विनिमय अनुपात पॉसिबल एक्सचेंज रेशियो की 2 सीमाएं होती हैं, 2 लिमिट्स होती है। 1 इकाई शराब की उच्च सीमा इक्वल टू 1.2 इकाई कपड़ा, इससे अधिक वो नहीं देना चाहेगा, और इसकी निम्न सीमा होती है 1 इकाई शराब के बदले 0.75 इकाई कपड़ा, इससे कम वो लेना नहीं चाहेगा। मतलब विनिमय अनुपात दोनों देशों का इन्हीं 2 सीमाओं के अंदर, ऊपरी सीमा अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच पाई जाएगी, और ये विनिमय दर की सीमा होगी। अब हम आगे देखते हैं पारस्परिक मांग या प्रतिपूरक मांग, रेसिप्रोकल डिमांड। जेएस मिल के अनुसार पारस्परिक मांग या प्रतिपूरक मांग निर्भर करता है मांग की लोच के आधार पर। अर्थात हम ये पाएंगे कि यहाँ हम इसे देखेंगे, पारस्परिक मांग या प्रतिपूरक मांग ये निर्भर करता है जेएस मिल मांग की लोच के आधार पर। अगर मांग में लोच, यही प्रतिपूरक मांग की लोच पाई जाती है जो व्यापार में, इसी मांग की लोच को प्रतिपूरक मांग कहा जाता है। दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज कॉल्ड रेसिप्रोकल डिमांड। अब हम देखते हैं जेएस मिल की विनिमय दर की उच्च सीमा। अब हम देखेंगे पारस्परिक मांग या प्रतिपूरक मांग। तो प्रतिपूरक मांग में विनिमय दर जेएस मिल के अनुसार विनिमय की दर जो है वो उच्च सीमा अपर लिमिट और निम्न सीमा लोअर लिमिट के बीच ही पाई जाती है। मतलब उच्च सीमा से ज़्यादा का लेन देन नहीं होगा और निम्न सीमा से नीचे का लेन देन नहीं होगा। उच्च सीमा से ज़्यादा नहीं दिया जाएगा और निम्न सीमा से ज़्यादा कम नहीं कोई देश लेना चाहेगा। मतलब इन्हीं दोनों दरों के बीच में व्यापार होगा। और वास्तविक विनिमय दर जो रियल एक्सचेंज रेट है उसका डिटर्मिनेशन या उसका निर्धारण भी इन्हीं दोनों अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच ही होगा। मतलब जेएस मिल ने जो बताया है वो ये है कि व्यापार की जो प्रतिपूरक मांग है वो
निर्भर करती है मांग की लोच के ऊपर, और मांग की लोच को ही हम प्रतिपूरक मांग कह सकते हैं, और यही प्रतिपूरक मांग भी है। और ये प्रतिपूरक मांग के आधार पर विनिमय की दर जो होती है वो उच्च सीमा अपर लिमिट और लोअर लिमिट निम्न सीमा के बीच ही पाई जाएगी, और इसी के बीच रियल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन भी होगा, वास्तविक विनिमय दर का निर्धारण भी होगा। अब हम आगे देखते हैं संतुलित। अब विनिमय दर समय संतुलन भी हो सकता है। संतुलित विनिमय दर या बैलेंस्ड एक्सचेंज रेट तब होगा जबकि प्रतिपूरक मांगे बराबर हो, मतलब जो निर्यात किया जा रहा है उससे पाने वाले आय और जो आयात किया जा रहा है उसके बदले में भुगतान दोनों बराबर हो। अगर दोनों बराबर होते हैं तो दैट विल बी बैलेंस्ड, ये संतुलित विनिमय दर होगा, जिसे हम यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद मिल ने और एक चीज़ बताई है, वो उनके सिद्धांत में है व्यापार के लाभ का निर्धारण। व्यापार लाभ के ऊपर निर्भर करता है, और डेफिनेटली लाभ जो है वो निर्भर करता है मांग की लोच पर। अब अगर किसी देश से निर्यात हो रहा है और उसकी बेलोचदार प्रतिपूरक मांग है, मतलब प्रतिपूरक मांग उसके देश में बेलोचदार है, वो जो निर्यात करता है विदेशों में उसकी मांग की लोच बेलोचदार है, तो उसका विनिमय दर प्रतिकूल हो जाएगा, मतलब उसकी मांग विदेशों में कभी भी परिवर्तित नहीं होगी या नहीं बढ़ पाएगी। अगर लोचदार प्रतिपूरक मांग है तो उसके निर्यातों की मांग बढ़ेगी और उसका विनिमय दर अनुकूल हो जाएगा, फेवरेबल एक्सचेंज रेट हो जाएगा। अदरवाइज अगर इनेलास्टिक रेसिप्रोकल डिमांड है तो एक्सचेंज रेट एडवर्स हो जाएगा। अब हम देखते हैं मिल के सिद्धांत से क्या स्पष्ट होता है। पहला, विनिमय दर का निर्धारण जो होता है वो लागत अनुपातों पर निर्भर करता है, और ये लागत अनुपात श्रम लागत पर निर्भर करता है। और वास्तविक विनिमय दर का जो अनुपात है वो निर्भर करता है मांग की लोच पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर। रियल एक्सचेंज रेट का जो है वो मांग की लोच पर निर्भर करता है। और व्यापार की शर्तों में संतुलन तब होगा जब दोनों देशों में आयात के लिए भुगतान और निर्यात के लिए आय दोनों बराबर हो, मतलब आयात की मांग और निर्यात की मांग दोनों बराबर हो। तो इस तरीके से हम मिल के सिद्धांत से ये तीनों चीज़ें स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। परंतु इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं हुई है। मिल के सिद्धांत की आलोचना इन आधारों पर हुई है। पूर्ति के संबंधी दशाओं की अवहेलना, इसमें पूर्ति के संबंधी दशाओं की अवहेलना की गई है। मतलब यहाँ मिल ने बताया है कि मांग अगर नहीं होती है तो व्यापार में लाभ या व्यापार की दशाओं का निर्धारण नहीं होगा, परंतु उन्होंने पूर्ति की दशाओं की अवहेलना की है। पूर्ति के बारे में उन्होंने उतनी व्याख्या नहीं की है, परंतु पूर्ति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। बिना पूर्ति के मांग होने से भी उसका लेन देन नहीं हो सकता है। तो मिल ने इस बात की ज़्यादा व्याख्या नहीं की है। दूसरी, व्यापार से बड़े देश को भी अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है, यह आलोचना की गई है। मिल के अनुसार व्यापार से बड़े देश को उतना ज़्यादा लाभ नहीं प्राप्त होता है जितना कि छोटे देश को लाभ प्राप्त होता है, परंतु व्यापार में अगर वो दक्षता प्राप्त करता है तो बड़े देश की मांग ज़्यादा होते हुए भी वो ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकता है। तीसरी आलोचना प्रोफेसर ग्राहम ने इस आधार पर की है कि मांग की दशाओं का कोई प्रभाव नहीं होता है विनिमय दर के निर्धारण में या विनिमय अनुपात के निर्धारण में, एक्सचेंज रेशियो के निर्धारण में, इंटरनेशनल एक्सचेंज रेशियो के निर्धारण में, अंतर्राष्ट्रीय विनिमय अनुपात के निर्धारण में। परंतु यह व्याख्या सर्वग्राह्य नहीं है, ये उतनी वैलिड व्याख्या, उतनी सक्षम आलोचना नहीं है, वैलिड क्रिटिसिज्म नहीं है। चौथी आलोचना इसकी है कि विनिमय दर के निर्धारण की इसकी ने जो व्याख्या की है जे.एस. मिल ने इस सिद्धांत में, तो वो व्याख्या अपूर्ण है। उस व्याख्या में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पूर्ण व्याख्या नहीं पाई जाती है, और इसी कारण से जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड है उसको प्रोफेसर मार्शल ने और अधिक स्पष्ट तौर से व्याख्या किया है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्ताव वक्र ऑफर कर्व के आधार पर इसकी व्याख्या की है। तो हम निष्कर्ष के तौर पे ये पाते हैं कि प्रोफेसर मिल की जो व्याख्या है, जो प्रतिपूरक मांग का सिद्धांत है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी वैलिड है, परंतु इम्पॉर्टेंट होते हुए भी ये सिद्धांत में कुछ कमियां हैं जिसे आगे चलकर के और अधिक स्पष्ट किया गया है। और
इस सिद्धांत को प्रोफेसर मार्शल ने प्रस्ताव वक्र के आधार पर स्पष्ट किया है, परंतु ये सिद्धांत काफ़ी महत्वपूर्ण है जो किसी भी देश में व्यापार को समझाने में अधिक दक्ष रूप से सक्षम है।